और इस समय मैं अभी कोपा कोर्स कर रहा हूँ उत्तराखंड से, जो कि देहरादून में NIVH इंस्टीट्यूट से मैं अभी फ़िलहाल में। और माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, जिसके कारण आज मैं बिल्कुल खुश हूँ। मुझे कोई दर्द नहीं कि मेरी आँख चली गई। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कि मेरी ये जो चैलेंजेस ये मैं फेस कर रहा हूँ, ये संघर्ष जो मैं फेस कर रहा हूँ, ये जो जीवन में संघर्ष है, इससे मुझे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है कि के माध्यम से मेरे जो दोस्त हैं उनके माध्यम से इस NIVH के बारे में मुझे जानकारी हुई और उन्होंने बताया वहाँ पे खास इंस्टीट्यूट है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी है और एशिया के टॉप इंस्टीट्यूट में इसकी गिनती होती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, कूल वेदर है, काफ़ी मुझे तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है NIVH में। NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। नमस्कार, 91.2 NIVH हेलोदून सुनने वाले सभी श्रोताओं के हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ तपस कुमार दास। मैं यहाँ पर कोपा के कोर्स कर रहा हूँ और मुझे अभी 4 महीने हो चुके हैं। आज हम एक खास कार्यक्रम मेरी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं और मेरे साथ है मेरे खास दोस्त पंकज मिश्रा। तो पंकज जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। जी, थैंक यू। तो पंकज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपके जीवन यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले हमारे श्रोता को बताइए कि आपके जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ कैसे हुई। हाँ सर, थैंक यू कि आपने मुझे ये मेरी बात पर बोलने का शुभ अवसर दिया। तो सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं यूपी कौशाम्बी से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट पे, और जन्म होने के बाद मेरी पढ़ाई, शिक्षा, सब कुछ जो है वहीं एक छोटे से गांव से कुछ ही दूरी पर था, और वहाँ पे मतलब स्कूल, तो वहाँ पे मेरी शिक्षा नर्सरी से 5th क्लास तक प्राइमरी स्टेज में वहीं मेरी हुई। उसके बाद मैं जो है आगे की पढ़ाई मतलब 6 से लेके इंटर तक की पढ़ाई मैंने आगे प्रयागराज दूसरे डिस्ट्रिक्ट में की। तो मेरी वहाँ पे इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना पास आउट किया वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो मतलब मैंने टोटली जो है अपनी पूरी शिक्षा ग्रेजुएशन तक मैंने और ये इसके साथ बीएड भी मैंने वहीं यूपी से ही किया। और इस समय मैं अभी कोपा कोर्स कर रहा हूँ उत्तराखंड से, जो कि देहरादून में NIVH इंस्टीट्यूट से मैं अभी फ़िलहाल में कोपा ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो सर, हाँ सर, तो और मेरे बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? हाँ, सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। अभी हम ये बताइए सर कि आप दृष्टिबाधित क्या जन्म से ही हो या बाद में आप दृष्टिबाधित बने, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी सर, बिल्कुल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बर्थ में विजुअल इम्पेयर्ड नहीं हुआ, और मैं जब ग्रेजुएशन यानी BSc मैथ मेरा स्ट्रीम मैथ स्ट्रीम से जब मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुआ, उसके बाद मुझे ब्लाइंडनेस हुई, और अचानक से हुई मुझे ब्लाइंडनेस। कुछ खास उसका रीज़न डॉक्टर्स नहीं बता पाए, लेकिन मुझे जहाँ तक कुछ
जैसे प्रीवियस मेरा रिकॉर्ड देख के उन्होंने क्योंकि मैं ऑलरेडी न्यूरो प्रॉब्लम से जूझ रहा था हाई स्कूल जब मैं पास आउट किया उस समय में न्यूरो प्रॉब्लम मेरी जो डिप्रेशन एंजाइटी से होने के बाद मेरी दवा चल रही थी न्यूरो सर्जन क्लिनिक में। तो वहाँ पे मेरी अभी भी दवा चल रही है प्रयागराज में जो है वो हॉस्पिटल। तो वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है न्यूरो का। और मुझे लगता है इंग्लिश मेडिसिन के चलते मुझे, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो आई केयर डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आपकी कोई ऐसी दवा तो नहीं या मेडिसिन तो नहीं चल रही। तो मैंने उनको बताया सब कुछ, तो उन्होंने बोला हो सकता है कि आपका जो है इंग्लिश मेडिसिन की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बीच में ब्लाइंडनेस हुई, हो सकता है कुछ बीमारी कारण हो सकता है या किस कारण हुआ, कारण पता लगाना इतना आसान नहीं होता। बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है इस कारण हुआ हो। तो पर फुल्ली ये बात नहीं है कि इसी मेडिसिन की वजह से मेरी आई साइट गई है। और तो मेरी आई साइट जाने का कारण कुछ एक ख़ास रीज़न नहीं है कि मैं बता सकूं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि हो सकता है कुछ मेरी बीमारी जो है मेरे अंदर, और मैंने मेडिसिन रेगुलर लेता रहा कई दिनों से, तो हो सकता है उसका साइड इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पड़ा हो। तो मेरी शुरुआत में तो सर इतना ज़्यादा आँखों में मतलब विज़न मेरी आई साइट नहीं गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही मतलब शुरुआत में जब मेरे को प्रॉब्लम आई मेरे आँखों में थोड़ा धुंधलापन मुझे दिखने लगा सामने। तो उसके बाद मैं ट्रीटमेंट के लिए वहीं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में गया, काशी नेत्रालय में। वहाँ पे उन्होंने 3 बार लेजर दिया मेरे को आँखों में, तो उससे मेरी आँख की दशा और ख़राब हो गई, जिससे मैं BHU गया। BHU ने एम्स के लिए रिफ़र किया सर। तो उसके बाद दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एम्स में लंबी डेट होने के कारण मैं वहाँ अपना आई का ऑपरेशन नहीं करा पाया। फिर मैं अपने ही यूपी में ही चित्रकूट ज़िले में वहीं पे सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में अपना ट्रीटमेंट कराया, जिसके चलते मेरी उन्होंने ट्रीटमेंट में कराने के पहले बोल दिया कि आपका लेफ़्ट आई का कुछ नहीं कर सकते, उसका जवाब दे दिया, उसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है ठीक होने का। उन्होंने राइट आई का ऑपरेशन किया, जिसमें मुझे वही 2-4% ही वो रोशनी में लाइट में हल्का झलकता है कुछ भी चीज़ें, बाकी मेरी आई साइट टोटली जो है मेरा विज़न जा चुका है सर। हाँ सर। जी पंकज जी, आपने कैसे विजुअली चैलेंज्ड हुए, आपने पूरा कहानी आपने बताई है। जी सर। आप ज़रा ये बताइए हमें कि विजुअली चैलेंज्ड बनने के बाद आपका कम्युनिटी में आपको मतलब कैसे ट्रीट करते हैं लोग? बिल्कुल दोस्त तपस जी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाज में देखिए कुछ कुरीतियाँ हैं आज भी, और समाज विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टिबाधित लोगों को एक अलग दृष्टि से, मतलब मैं किसी खास पर्सन का माइंडसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमूमन देखा गया है कि लोगों में जहाँ अवेयरनेस नहीं है वहाँ अक्सर देखा जाता है कि ये बंदा दृष्टिबाधित है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ये कुछ नहीं कर सकता, इसका लाइफ फ्यूचर कुछ भी नहीं है लाइफ में। और अब ये दृष्टिबाधित होने के कारण काफ़ी चैलेंज फेस करेगा, और इसको समाज, और मैं भी ये भी बता दूं दोस्त कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा समझते हैं दृष्टिबाधित लोगों को कि इनको कोई पाप लगा है या श्रापित है या किसी चीज़ों से श्रापित हो गए हैं, इसीलिए इनकी दृष्टिबाधिता है। तो उन लोग जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है ना, वो लोग, मैं दोस्त आपको बता दूं, वो लोग काफ़ी अलग तरीके से मतलब देखने का प्रयास करते हैं दृष्टिबाधित को। बट ऐसा नहीं है। मेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू कि देखिए समस्याएं आती हैं, ठीक है, हमारा लाइफ है, क्योंकि लाइफ ऐसी चीज़ है, जीवन हमारे हाथ में नहीं, जीवन और मौत वो ईश्वर के हाथ में। तो किसी को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर बाय द वे कभी भी वो लाइफ के बीच में या बाय बर्थ, वो तो विधाता की देन है, जो हमारे कर्म के अनुसार भी मिल सकता है, या फिर मतलब उसका कोई खास वो नहीं कि इसको कोई रीज़न नहीं बता सकता पूरी तरह कि हम दृष्टिबाधित क्यों हुए। जी पंकज जी, आपने विस्तार रूप से कर्म के बारे में डिफाइन की है।
तो आप ज़रा हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि दृष्टिबाधित होने के बाद कोई मतलब अपना काम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या मतलब अपने चैलेंजेस के साथ? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात तपस दोस्त। मेरा मतलब ये है कि कर्म जो हुआ, देखिए कुछ कर्म क्या हुए वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हम दृष्टिबाधित आज हो गए हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि कर्म स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा कि आपको करना है, सतत कर्म करना, ये तो आपका अधिकार है, आपको कर्म करने का अधिकार, कर्म करना ही पड़ेगा। और क्या फल मिलेगा आगे दृष्टिबाधित होते हुए, आप क्या चैलेंज फेस करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को लेते हैं। क्योंकि कर्म तो आपको हर पल, आप डेली टास्क करते हैं कुछ भी, तो सब कुछ कर्म में आता है। आप कोई भी काम करेंगे अपने डेली टास्क से या कोई इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो वो पूरा कर्म में ही आएगा। तो आप, ऐसा नहीं है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कर्म करना छोड़ देंगे, बट ये है कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही आगे का फल मिलेगा। जी सर। जी दोस्त। ओके, आप हमें ये बताइए कि पहले तो आप जैसे आपने बताया कि आप मतलब फुल्ली साइटेड थे, तो साइटेड के बाद अचानक से दृष्टिहीन बनने के बाद आपकी एक्सपीरियंस कैसे रहा और अभी तक कैसे है? जी, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि देखिए, अगर हम दृष्टिबाधित होते हुए भी अपने काम को आसान तरीके से कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ को सेटल कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये तो हमारा एक आई साइट, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और ये हमारा एक इंद्री का लॉस हो गया, एक ज्ञान इंद्री चली गई। तो इससे ऐसा थोड़ी नहीं कि हम बाकी ज्ञान इंद्रियों के सहारे अपना जीवन में विकास नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय भगवान ने दिए, तो हमें जो हमारे पास बचा, क्योंकि हमें ये फोकस नहीं होना चाहिए कि दृष्टिबाधिता होने के कारण हमें ये फोकस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास आँख से हम देख नहीं सकते, हम दृष्टिबाधित हैं। हमें ये फोकस करना है कि हमारे पास अभी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास कोई साधन या कौन सा साधन है जिसके उपयोग से हम अपने लाइफ को बेटर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। तो मेरा मोटो ये है, मेरा एक्सपीरियंस, कि आप ये देखो कि आपके पास है क्या, ये बात देखो कि आपका क्या लॉस हो गया। जो हो गया, लॉस हो गया, वो तो बात की बात है। आपको ये देखना आपके पास अभी कौन से साधन है जिससे आप खुद के लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। जी पंकज जी, आपने बहुत सही बात कही है कि मतलब हारना नहीं चाहिए हमें कभी भी, हमें मोटिवेट होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। आप चलो ये सब साइड में रखते हुए मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा कि आपका हॉबीज़ क्या क्या है? जी, वैसे तो मैं फ्री टाइम में नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता हूँ, या महान पुरुषों की कहानी मुझे काफ़ी पसंद रहती है। उन जो भी हमारे महान पुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी ले लीजिए, या जो भी हमारे देशभक्त हो, या फिर अदर्स जो वॉलंटियर्स होते हैं, या अच्छे वॉलंटियर्स जिन्होंने समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, समाज के विकास के लिए अपना योगदान दिया, तो उनकी कहानियाँ सुनना मुझे, वैसे तो मैं बहुत टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, कॉलेज या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। लेकिन बट मैं ये ज़रूर, मुझे अच्छा लगता है कि महान पुरुष ने जो कार्य किया उनसे मुझे सीख ज़रूर मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस रास्ते को अपनाना चाहता हूँ कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए, आपकी लाइफ का पर्पस यही होना चाहिए, आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ नौकरी पाना, नौकरी पा के पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ का जो मेन पर्पस होना चाहिए, आप समाज को क्या दे पा रहे हैं, समाज आपसे क्या पा रहा है, ये आपके लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरा हॉबीज़ में यही है कि मैं हेल्प करना, सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेना पसंद करता हूँ। जी सर। जी दोस्त। जी, आप कभी निराश हुए थे क्या? मतलब आप पहले साइटेड थे, इसके बाद अचानक से दृष्टिहीन बनने के बाद? नहीं, मुझे तो देखिए, वैसे तो अमूमन जब हमारे सामने कोई नया मोड़ आता है तो हमें ज़रूर उस पर विचार करना पड़ता है कि अब हम इस नए मोड़ में कैसे खुद को ढालें। ये बात आपकी बहुत अच्छी है। मैं भी जब दृष्टिबाधित हुआ था तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरा सब कुछ जो मैंने
इतना क्वालिफ़िकेशन लिया, बीएससी मैथ किया, अब ग्रेजुएशन पार करने के बाद ये जितना मेरा क्वालिफ़िकेशन है सब कुछ बेकार हो गया और मैं अब आगे क्या करूँगा, कैसे मेरा फ्यूचर में लाइफ में जो है आगे चीज़ें ठीक होंगी और कैसे मैं फेस कर पाऊँगा समाज को। भाई समाज को भी फेस करना है, अपने परिवार में भी कुछ लोग मेरे थे जो मेरा सपोर्ट नहीं किए हैं। कुछ लोग तो व्यंग बोलने से भी नहीं पीछे हटते कि आप तुम दृष्टिबाधित हो गए हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते और ये जैसा तुमने कर्म किया वैसा फल मिला। बट ये देखिए, ये किसी के साथ हो सकता है, मैं इसको नहीं मानता। और मेरे खासकर मेरे फादर और मदर मुझे काफ़ी सपोर्ट किए। उन्होंने मुझे आत्मबल दिया कि बेटा आप साहस रखो, और क्योंकि जो देखिए दुख और सुख कभी देखिए ये टेम्पोरेरी है। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा, क्योंकि ये दोनों एक तराजू की तरह एक दूसरे तराजू में दोनों साइड में, एक साइड में दुख है तो एक साइड में सुख होगा। तो आज दुख है तो कल सुख आना ये अनिवार्य, मतलब ये पक्का है कि कल सुख आना ही आना, क्योंकि परिवर्तन अपरिहार्य है। परिवर्तन होना एकदम निश्चित है कि परिवर्तन होगा ही। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, जिसके कारण आज मैं बिल्कुल खुश हूँ। मुझे कोई दर्द नहीं कि मेरी आँख चली गई। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कि मेरी ये जो चैलेंजेस ये मैं फेस कर रहा हूँ, ये संघर्ष जो मैं फेस कर रहा हूँ, ये जो जीवन में संघर्ष है, इससे मुझे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है कि कैसे हम एक ज्ञानेंद्री के जाने पर भी अपने काम को सुचारू रूप से कर पा रहे हैं सर, दोस्त भाई। जी जी, हमारे जीवन में तो संघर्ष से ही मतलब जी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जी तो आप ये जो दृष्टिहीन के फील्ड में कब से आए हो और जानकारी आपको कैसे मिला? अभी आप यहाँ तक आए हो, NIVH तक आए हो, जी जी। ये सब कैसे हो पाया? आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए हाँ, तो वैसे तो मैं 2017 में जब दृष्टिबाधित हुआ तो 2017 से लेके अभी 2023 चल रहा है, लगभग 6 साल मान के चलिए हो रहा है। तो मैं अभी 6 सालों में मैंने मतलब ब्लाइंड होने के बाद मैंने अपना बीएड, स्पेशल बीएड VI का कोर्स किया जगत गुरु राममहलाचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट से। तो वहाँ से मैंने बीएड का कोर्स किया ब्लाइंड होने के बाद, और वहीं से मुझे बच्चों के माध्यम से, मेरे जो दोस्त हैं उनके माध्यम से इस NIVH के बारे में मुझे जानकारी हुई और उन्होंने बताया वहाँ पे खास इंस्टीट्यूट है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी है और एशिया के टॉप इंस्टीट्यूट में इसकी गिनती होती है। और मुझे लगा कि हो सकता है मैं वहाँ पे जाकर कुछ कोर्स करूँ, कोई कोर्स तो जिससे मेरा वहाँ का भी मुझे एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में रहने का मौका मिले और मैं अपने को प्रोग्रेस कर सकूँ। उसके बाद सर मैं यहाँ का एंट्रेंस दिया और इंटरव्यू पास होने के बाद मैं सर कोपा कोर्स में एडमिशन ले लिया और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चाहे हॉस्टल फैसिलिटी हो या फूड, जो भी खाने का सामान जो लोग ये लोग मुहैया कराते हैं, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, कूल वेदर है। काफ़ी मुझे तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी यहाँ अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है NIVH में। जी, आपने बोला कि मतलब यहाँ पे आप कोपा कर रहे हो। जी जी। तो ये कंप्यूटर के अलावा यहाँ पे और क्या क्या किन किन चीज़ों में आपका इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, आपको क्या लगता है? जी जी, कोपा के अलावा मेरे को यहाँ पे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई डे हमारा कोई खास डे होता है, वुमेन डे हो या एनवायरनमेंट डे या वर्ल्ड हेल्थ डे, कुछ भी हो तो यहाँ पे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। तो मैं उन प्रोग्राम्स को अटेंड करके काफ़ी कुछ मतलब मुझे नया सीखने को मिल रहा है कि हम कैसे हम अपने समाज में ये जो हमारे डे जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, हम मतलब इनको इन ओकेज़न को हम जो है मतलब ध्यान में रखते हुए हम समाज में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये प्रोग्राम के माध्यम से मुझे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मतलब प्रोत्साहित या प्रोत्साहन मिलता है। जी 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 पंकज जी, बहुत बहुत थैंक्स। इतनी चीज़ें आपने शेयर की है हमारे साथ। जी जी। आप ये बताइए, मतलब ये कोर्स ख़त्म होने के बाद आपके अगले नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा नेक्स्ट जो कोपा करने के बाद है, अभी मैं
और पढ़ाई करना चाहता हूँ। खासकर मेरा टारगेट है कि अगर मैं सीमेट एग्ज़ाम होता है, कैट एग्ज़ाम एमबीए एंट्रेंस के लिए, तो वो मैं देना चाहूँगा। और मैं साथ में एमए इंग्लिश का भी फॉर्म फिलअप करूँगा। अगर मेरा निकल जाता है, एमबीए निकलता है, तो मैं एमबीए फर्स्ट प्रेफरेंस में दूंगा। उसके बाद एमए इंग्लिश सेकंड प्रेफरेंस में अगर मेरा निकलता है इंटरेस्ट, तो मैं करना चाहूँगा। अभी मैं स्टडी ही करना चाहता हूँ आगे, जब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। ओके दोस्त। जी जी, आपने हमें शेयर की थी कि आपने बीएससी मैथ से की है, तो आपको मतलब क्या आप जो सीखे हैं आप विजुअली चैलेंज बनने के बाद, मतलब यूजुअली ये माना जाता है ना कि विजुअली चैलेंज लोग मैथ में कमज़ोर है या फिर कर नहीं पाते। आपको क्या लगता है, आप मतलब अभी भी मतलब जो आप जी जी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ तपस जी। देखिए, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको वैसे एक रियलिटी बता दूँ। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी या मिडिल क्लास में ब्रेल के माध्यम से उनको मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। और टेलर फ्रेम हो गया, अबेकस, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, जो जिनकी मदद से बच्चे मैथ गणित सीखते हैं। तो वैसे तो मेरा साइटेड का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ब्रेल का इंस्ट्रूमेंट जो भी मैथ के हैं उनका इस्तेमाल करके मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस उसमें शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मेरे को खुद ब्रेल नहीं आती थी, और अभी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ भी रही है। और मैं दोस्त बता दूं, मुझे बोरिंग भी लगता है थोड़ा ब्रेल। और लेकिन ये है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए बेटर यही है कि वो बेकस टेलर फ्रेम के माध्यम से मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा उनको, तो बेटर है, सीखना चाहिए। क्योंकि साइटेड तो देखकर ही पढ़ते हैं, वो सब प्रैक्टिस करते हैं जो भी। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए उनकी लिपि है जो, उसके अनुसार उनको सीखने में आसानी होगी। बट मैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाता हूँ, और बच्चों को जो मैच्योर्ड है, और मैं ओनली डिक्टेट करके और वर्बली उनको टीच करता हूँ बच्चों को। तो मैं पूरा एक्सपीरियंस नहीं साझा कर पाऊँगा कि ब्रेल के सहारे हम कैसे ये मैथमेटिक्स पूरा कवर करें, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसमें ब्रेल से करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना भी अच्छा नहीं है कि हर कोई को ब्रेल आती ही हो, और जो है इंट्रेंस भी ब्रेल में कराए जाए, या जो भी एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, वो ब्रेल में कराए जाए। तो ये भी पूरी तरह ऐसा डेवलपमेंट में निर्धारित नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट कुछ इस पर खास एक्शन नहीं ली है। तो मेरा मानना है कि वैसे लिपि जो है दृष्टिबाधित की, उससे सीखे तो बेटर है। और साइटेड का एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर दिया सर। जी पंकज जी, आपने ब्रेल के बारे में बहुत विस्तार रूप से बताया है। आप ये बताइए, अब आप हम सबको पता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कितने रैपिडली अभी, मतलब इसका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहे हैं, है ना? जी जी। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपका क्या राय है, मतलब कंप्यूटर और ब्रेल के बारे में आप। जी, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ जहाँ तक। जी, ब्रेल, देखिए, ब्रेल लिपि है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है एक मीडियम है, ठीक है ना? तो मीडियम, देखिए, प्राइमरी लेवल तक, मिडिल क्लास तक तो आप ब्रेल भी सीखो। साथ में अगर कंप्यूटर लैब हो तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी, मतलब जो है, हम कंप्यूटर के माध्यम से भी हम कंप्यूटर सीखने का प्रयास करें तो बेटर रहेगा। हमारा ब्रेल भी मजबूत होता रहे, और कंप्यूटर जो मीडियम है हम उसको भी हम सीखते रहे, है ना? नया विज़न है जो आज का, कि हम ये डिजिटल इंडिया बनाने का जो फ्यूचर है, कि कोई भी सरकार अगर ये अभी मौजूदा तौर पे देखो तो सरकार चाहती है कि पूरा जो है हमारा इंडिया डिजिटल बने। डिजिटल इंडिया का जो सपना है, तो वो जहाँ तक पूरा होना है, तो उसके चलते हमारा टेक्नोलॉजी, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मिडिल क्लास या प्राइमरी में, तो मुझे नहीं लगता उतना कंप्यूटर उनको ठीक पड़ेगा। लेकिन यह है कि मिडिल क्लास
के लोगों से अगर उनको कंप्यूटर लैब की सुविधा दी जाए और कंप्यूटर उनको सीखने का मौका मिले तो ब्रेल के साथ उनको कंप्यूटर का नॉलेज होगा, जिसके चलते वो टेक्निकली जब मजबूत होंगे तो आगे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब बैठते हैं तो राइटर का पूरा सहारा ना लेके खुद भी वो स्क्रीन रीडर के सहारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी जी। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब दोनों ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। जी, चलो ये सब बातें तो चलते रहेंगे। आप हमें ज़रा आप कुछ समय पहले हमें ये शेयर किया है कि आप फ्री टाइम में गुनगुनाते हैं। जी, तो जी। ज़रा हमें हमारा श्रोताओं के लिए थोड़ा आप कुछ गुनगुनाने चाहेंगे? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, मैं एक गज़ल मुझे बहुत प्यारी लगती है, उसको मैं गाता रहता हूँ। तो मैं वैसे मैं वह म्यूज़िक मतलब गायक तो नहीं हूँ, म्यूजिशियन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देना चाहता हूँ उस गज़ल को। जी जी। ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर हो। श्रृंगार तेरा यवन, यवन ही तेरा गहना, श्रृंगार तेरा यवन, यवन ही तेरा गहना। तू साज है फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर हो। बोला तो बस। जी पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो पे आए हैं। आपने अपना कीमती वक्त दी है हमें, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी जी बिल्कुल तपस जी, और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप ये NI91.2 NIVH हेलोदून के माध्यम से आप लोगों की बातों को उनको बोलने का और समझने का ये जो अनुभव कराते हैं, एक श्रोताओं को अवगत कराते हैं कि हमारे जो लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं तो कैसे हम उनको टैकल करें और किस तरह से हम अपनी बात को सामने रख पाए। मेन जो आपका ये जो श्रोताओं का सुनने का ये जो इसका मकसद है मेरी बात, तो ये मकसद उनको ये बताने के लिए कि आप कैसे अपनी बात रख पा रहे हैं और किस हद तक आप अपने बात को प्रभावी बना पा रहे हैं। तो ये अच्छा आप मौका दे रहे हैं लोगों को कि कैसे हम अपने अंदर की जो जिज्ञासा या जो भी हमारे अंदर दबी हुई है जो भी चीज़ें, उसको हम कैसे बाहर लाएं। ये मेरी बात प्रोग्राम का खास जो मोटो है कि हम अपनी बात को सामने रखकर और लोगों को भी अपनी बातों के माध्यम से अनुभव कराएं और उनका अवेयरनेस बढ़ाएं। तो ये मुझे अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद तपस जी। धन्यवाद श्रोताओ, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले एक कार्यक्रम लेके। तब तक सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। नमस्कार। मेरी बात आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ,
जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।